नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आज देश मना रहा है महिला दिवस, साथ ही होली का पर्व भी उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसलिए सभी दर्शकों को हमारी तरफ से आज फिर से होली की ढेर सारी रंगारंग शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। और योर स्टॉक्स में हमारे दिग्गज एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों के जवाब। पहले सवाल पूछने का आपको तरीका बताते हैं, उसके बाद बाजार का एक चेक भी लेंगे। तो फोन उठाइए, नंबर घुमाइए 9167329008। इस पर आप फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ET9 स्वदेश है मौजूद। @ET9 स्वदेश है हमारा पता। फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर आप आसानी से अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, ब्लू ओशन स्ट्रेटजिक एडवाइजर्स के आशीष महेश्वरी और एंजल वन की स्नेहा सेठ। आशीष जी, स्नेहा जी, आपका बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET9 स्वदेश पर। स्नेहा, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आज शुरुआती झटका लगा बाजार को और हमने देखा कि थोड़ी सी उभरने की कोशिश बाजार कर रहा है। हालांकि आज भी देखिए होली का त्यौहार है, वॉल्यूम्स हम मान रहे हैं कि थोड़े से थिन ही रहेंगे रोज के मुकाबले, लेकिन 17,700 के आसपास आ गया है निफ्टी। आज की रेंज आप स्नेहा क्या देख रही हैं? और आप ये बताइए कि अभी ट्रेडर्स को आप क्या सलाह दे रही हैं? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। मार्केट में अगर आप देखें लास्ट दो दिनों में काफी अच्छी रिकवरी दिखी है। हालांकि अगर आप देखें तो हायर लेवल से फ्राइडे के सेशन लाइक मंडे के सेशन में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, बट 17,800 के आसपास एक इमीडिएट हर्डल है अभी के लिए। अगर आप देखें जैसे मार्केट नीचे ओपन भी हुआ, बट वहां पे पुट राइटर्स काफी अग्रेसिवली राइटिंग कर रहे थे, तो 17,600-650 के स्ट्राइक में काफी अच्छे बिल्डअप है। तो मेरा मानना है आज के लिए 17,650 के आसपास थोड़ा सा इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। तो 17,600 ऑन 650 ऑन द लोअर साइड, अपसाइड पे 17,750 फॉलोड बाय 17,800 ये लेवल्स रहेंगे ऑन द हायर साइड टू वॉच आउट। सो अभी के लिए अगर कोई भी डिक्लाइंस आती है तो उसमें लॉन्ग करके चले। काफी जो एफआईज जो काफी समय से शॉर्ट पोजीशंस बना रहे थे उनकी कवरिंग देखने को मिली है। तो जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 15 के आसपास आ गया था लास्ट वीक में, वो अब अराउंड 26 के आसपास आ गया है। दैट इज प्लस। उसके अलावा आप देखेंगे काफी अच्छे शॉर्ट पोजीशंस थे फ्यूचर सेगमेंट में, वो भी कवर हो गए हैं। पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा स्टेबलाइज हो गया, तो ओवरऑल डेटा काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अभी डिप्स पे लॉन्ग करने की सलाह देंगे। ओवरऑल 17,500-600 के आसपास एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है। ऑन दी हायर साइड 17,800 पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद 18,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बैंकिंग इंडेक्स के लिए इमीडिएट सपोर्ट अभी यहाँ पे 41,000 के आसपास है, तो यहाँ पे भी अगर डिप्स जैसे मिले हैं वहाँ पे आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। 42,000 ऑन द हायर साइड विल बी द लेवल टू वॉच आउट फॉर बैंकिंग इंडेक्स। कौन सा लेना? ठीक है, तो इंडेक्स पर स्नेहा की तरफ से ये व्यू हो गया। और चलिए फटाफट आपके अब सवालों को शो में शामिल करेंगे। बेंगलुरु से पहले दर्शक हमारे बसवराज हमारे साथ हैं। बसवराज जी, पूछिए अपना सवाल। कौन सा शेयर है आपके पास? थायरोकेयर है। थायरोकेयर सर, क्या भाव पर आपके पास है? वो आई थिंक 700 रुपीज। 600 रुपये आपने भाव अपना मेंशन किया है और शेयरों की संख्या है 400 के आसपास। लेकिन 460 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और लगातार हमने इसमें करेक्शन का दौर देखा है। कुछ मोमेंट्स ऐसे आए होंगे जब थोड़े से कोविड को लेकर कंसर्न जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि थायरोकेयर में तेज़ी आई थी, लेकिन ये करेक्शन वाले फेज़ में ही है। आशीष जी, आपका क्या व्यू होगा थायरोकेयर पर? अब 600 की देखिए कि बाइंग है, अब 460 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और हम देख नहीं रहे हैं कि कहीं भी क्योंकि 900 रुपये से जब से गिरा है संभलने की कोशिश हमने बहुत बड़ी देखी नहीं है। छोटे मोटे बाउंस आए हैं लेकिन वो सस्टेन कर नहीं पाए हैं। आपको लगता है कि अभी निवेशित रहना चाहिए? अगर हम पीई की बात करें वो भी थोड़ा महंगाई लग रहा है। देखिए, मेरा मानना है जो डायग्नोस्टिक वाले स्टॉक्स हैं उसका एक जो बुल रन का फेज था वो कोविड के साथ में ही खत्म हो गया। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में से आप निकल जाएं, क्योंकि कंपनी जो ये क्वार्टर ओवर क्वार्टर डी ग्रोथ देखने को मिली लास्ट क्वार्टर में और प्रॉफिटेबिलिटी भी बिल्कुल स्टैग्नेंट है। तो यही रीजन है स्टॉक अपने 52 हफ्तों के न्यूनतम स्तर के पास ट्रेड कर रहा है और मुझे नहीं लगता अभी कोई ऐसा ट्रिगर है जो स्टॉक को आपके लेवल तक, स्टॉक के परचेज प्राइस तक पहुंचाएंगे। तो मेरा सलाह रहेगी इस स्टॉक से नहीं निकल जाए। और मैं आपको दूसरा स्टॉक सजेस्ट करता हूं, वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। इस स्टॉक को करीब 540 रुपए के आसपास यदि आप खरीदेंगे तो मेरा अगले 6 महीने का लक्ष्य इस स्टॉक के लिए करीब 700 रुपए से ऊपर का है।
तो ये ईवी बसेस बनाने वाली कंपनी है और अभी जो हाइड्रोजन बसेस में भी के जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो गेम चेंजर रहेगा कंपनी के लिए। तो अभी भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई से करीब 200 रुपए नीचे मिल रहा है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, और मुझे आशा है कि वो स्टॉक आपको उस लेवल तक पहुंचेगा। तो बिल्कुल इसे स्टॉक में स्वैप कर लीजिए स्टॉक। ठीक है, सोमवार के सत्र में भी हमने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में तेजी देखी थी और 550 बसें सप्लाई करने का ये हाल फिलहाल का ऑर्डर है और लगातार कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं और एक बढ़िया आपके पास विकल्प है। अपने शेयर से निकल जाइए थायरोकेयर से और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में आप स्विच कर जाइए। अगला सवाल लेंगे, चिराग का आया है दिल्ली से और इनका सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है येस बैंक के 250 शेयर 18 रुपए के भाव पर और 18 रुपए वाला शेयर इनका उम्मीद इन्होंने की होगी कि ऊपर जाएगा, लेकिन अब ये 17 रुपए के आसपास है। आशीष जी, जब 21-22 रुपए की रेंज में गया था तो हमने 18 स्वदेश पर अपने चैनल पर हमने ये व्यू दिया था कि जो बड़े ट्रिगर्स हैं, अब पॉजिटिव ट्रिगर्स येस बैंक के लिए, वो सारे के सारे अब ख़त्म हो गए हैं और यहाँ से तेज़ी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बावजूद इसके देखिए कुछ लोग थोड़े लोअर लेवल पर फंसते हैं। 18 के आसपास इनकी खरीद है, अब 16.5 के आसपास है। आपको लगता है कि नियर टर्म में अगर हम मान लीजिए 4 से 6 महीने की अगर बात करें या फिर साल भर की, आप कोई तेजी इसमें उम्मीद करके चल रहे हैं और आप क्या सलाह देंगे अभी इनको? देखिए 1-1.5 रुपए तो स्टॉक में कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। 16-17 रुपए के स्टॉक में कभी भी आ सकता है स्टॉक में, बट मेरा मानना है जो उनका लॉक इन मार्च में खुलने वाला है जो ओरिजिनल शेयर होल्डर्स का, वो स्टॉक में थोड़ा प्रेशर शायद आगे जाके बना सकता है। फंडामेंटली तो चीजें इंप्रूव हो रही हैं, पर चूंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी लॉक इन से बाहर आएगा इंस्टीट्यूशनल निवेशकों का, तो वहां पर प्रेशर देखा जा सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी जरूर 17-18 रुपए तो बिल्कुल आ सकता है स्टॉक किसी भी रैली में, पर आप उसमें से निकल जाएं क्योंकि कंपनी का जो और पर्टिकुलर बैंक का इक्विटी साइज है वो काफी बड़ा हो चुका है। तो हर 10 पैसे में या 5 पैसे में आप स्क्रीन देखिए तो लाखों शेयर के इसमें बायर सेलर खड़े रहते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इस स्टॉक से निकलकर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के स्टॉक में निवेश करें जो 165 रुपए के पास ट्रेड हो रहा है, और इस स्टॉक में मुझे लगता है 185 से 190 के लेवल जल्दी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जो पावर सेक्टर में जो डिमांड बनी हुई है और पीएफसी जैसे स्टॉक और जो कंपनियों में स्टेबल हमें नंबर्स देखने को मिले, तो ये ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा कंपेयर टू यस बैंक के। तो थोड़ा सा किसी भी रैली पर आप यस बैंक से एग्जिट करें और पीएफसी में स्विच कर लें। ठीक है, येस बैंक में अगर उछाला है तो आप वहाँ से निकल जाइए। पीएफसी लगातार ये रेकमेंड हो रहा है और अगर आप पावर सेगमेंट की इस सेक्टर की बात हो रही है तो तमाम एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिनका व्यू बिल्कुल आशीष जी से मैच करता है कि ये स्टॉक सही भाव पर है और इसको अभी खरीदने का बढ़िया समय है। पावरफुल मोमेंटम इसमें दिखाई दे रहा है लगातार और 165 रुपए के आसपास हम देख रहे हैं कि आज ये 2.5% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। अभिषेक दास हमारे साथ हैं सिलीगुड़ी से। अभिषेक नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हेलो सर। जी पूछिए सर। मैं अभिषेक कह रहा हूँ सिलीगुड़ी से। जी सर बताइए। मेरा पास 5 पैसा कैपिटल का 331 के भाव से करीब 30 शेयर है। 331 के भाव से? हाँ 30 शेयर है। ठीक है, 331 रुपए के भाव पर है 300 शेयर, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि 5 पैसा कैपिटल में भी 400 रुपए के स्तरों के बाद से लगातार प्रेशर बना हुआ है। स्नेहा आपसे जानना चाहेंगे 5 पैसा कैपिटल, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं और अभिषेक के लिए क्या सलाह होगी आपकी? अभिषेक, अगर आप काउंटर देखें तो काफी अच्छा करेक्ट हुआ है, बट अगर आप उसका वीकली चार्ट देखें या फॉर दैट मैटर मंथली चार्ट भी देखें तो एक अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है अराउंड 260-270 जोन के आसपास और 89 EMA का सपोर्ट भी है। तो आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा होल्ड करने की ही सलाह होगी। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप अराउंड 285 का लगा के इसे होल्ड करें। अपसाइड में जब भी ये रिसेंटली जो मंडे का जो अपमूव था 327 ये लेवल्स क्रॉस करता है ऑन दी हायर साइड, तो इसमें थोड़ी सी और अच्छी मूव आ जाएगी और 340-350 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो आई वुड से यहाँ पे होल्ड करें। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो आप मेंटेन करके रखें अराउंड 280 के आसपास आप मेंटेन करके रखें, 280-85 के आसपास। ठीक है, 285 का इसमें आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और शेयर में बने रहने की आपके लिए सलाह है। अब मेरठ चलेंगे दिल्ली के पास। आज वहाँ होली भी मन रही होगी।
एस एम अग्रवाल हमारे साथ हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार, पहले तो आपको होली की शुभकामनाएं। होली नहीं मनाना आप अभी? नहीं, थैंक यू। एक्चुअली मैंने अपनी आईज का ऑपरेशन कराया था, कैटरेक्ट का। जी। तो वो उन्होंने अभी मना किया हुआ है कि कोई कलर वगैरह ना पड़े इसके अंदर। ठीक है, चलिए अच्छा है, बाजार बढ़िया विकल्प है फिर तो। आज बताइए आपके पास कौन सा शेयर है? वेदांता का है। वेदांता, भाव? ये 316 रुपए का है। 316 रुपए के भाव पर हैं 75 शेयर। 282 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और इसमें आज मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आ रही है कि हिंदुस्तान जिंक में वो एडिशनल 6% के आसपास का स्टेक कंपनी ले सकती है। हालांकि आज हम प्रेशर देख रहे हैं, आज अक्रॉस द बोर्ड अगर हम बात करें अगर मेटल स्पेस में, वेदांता भी कमज़ोर है, 282 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि पिछले कुछ सत्र से शेयर ने रफ्तार पकड़ी है और ठीक ठाक तेज़ी दिखाई है। हालांकि ये भी याद रखना चाहिए कि 8 सत्र तक लगातार वेदांता का शेयर गिरा था। आशीष जी, वेदांता आपका व्यू क्या है इस शेयर पर? 282 पर है, इनके खरीद भाव से थोड़ा सा नीचे है, 316 पर इन्होंने लिया है। निवेशित रहने की आप सलाह देंगे या फिर यहां से भी स्विच करके कोई बेहतर विकल्प आप सुझाएंगे? नहीं, वेदांता में मेरा सलाह रहेगी कि आप स्टॉक में बने रहें, क्योंकि एक जो गिरावट उनके बॉन्ड्स के रीपेमेंट को लेकर चिंता बनी थी, तो वो एक कंसर्न खत्म हो गई है। ऐसा कोई बाजार में अब फियर नहीं है। और बट ओनली इशू अभी ये है कि जैसे फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक बढ़ाने का और इंडिकेशन दिया, जिसके कारण से मेटल सेक्टर में अक्रॉस द बोर्ड थोड़ा सेलिंग देखने को मिला है, तो जिसके कारण से स्टॉक्स डाउन है। बट मेरी सलाह रहेगी कि इनफैक्ट 275 के रुपए के आसपास स्टॉक में आप एवरेज भी कर सकते हैं। और मेरा लक्ष्य अगले 3 महीनों के लिए दोबारा से 300 रुपए के ऊपर का वेदांता में रहेगा, क्योंकि फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनी है, जो इंडियन कंपनी है। तो स्टॉक में बने रहें और थोड़ा नीचे आने पर एवरेज करने की सलाह। ठीक है, वेदांता में बने रहने की सलाह है। थोड़ा नीचे आए तो बल्कि आप और शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये सलाह आशीष जी की तरफ से। अगला सवाल लेंगे, व्हाट्सएप से आया है जमशेदपुर से इनके सिन्हा जी का, और इनके पास है 3M इंडिया के शेयर्स। एक ही शेयर हालांकि है, 800 रुपये के भाव पर एक शेयर क्यों खरीदा होगा, लेकिन अब देखिए 23,000 रुपये पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और एक शेयर दे रहा है 22,700 रुपये का प्रॉफिट। 3M इंडिया आपने देखे होंगे, मास्क बनाती है ये कंपनी और भी मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती होगी। इस पर राय लेते हैं। आशीष जी, 3M इंडिया थोड़ा सा इसके कारोबार के बारे में बताइएगा, और क्या क्या करती है और इनको व्यू भी दीजिए। बहुत ही यूनिक हम क्वेश्चन कह सकते हैं कि एक ही शेयर है और शायद ऐसे ही लॉटरी के लिए लिया होगा इन्होंने, और देखिए इनका लॉटरी सही बैठ गया, प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है। जी, इनफैक्ट एक ब्लू चिप कंपनी है 3M इंडिया, और चाहे कैसा भी मार्केट हो, इस स्टॉक में काफी हमेशा स्टेबिलिटी रहती है और कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा जो उनके ऑटो एंसिलरी बिजनेस, होम इम्प्रूवमेंट और कई सारे जो बिजनेसेस है, काफी अच्छा ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं। तो और यदि स्टॉक पर नजर डालें तो 25,200 के लेवल से थोड़ा सा गिर के अभी 23,500 के लेवल ही आए हैं स्टॉक में। बट एक ब्लू चिप स्टॉक है और स्लो एंड स्टडी मूव करता है। तो मेरी सलाह रहेगी, जब तक आपको पैसे की जरूरत ना हो, इस स्टॉक में बने रहें, क्योंकि आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला, हाई डिविडेंड देने वाला ये स्टॉक है। तो मेरी होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, 3M इंडिया को होल्ड करने की सलाह है। डिविडेंड के लिहाज से भी अच्छा प्ले है और कारोबार भी इसका है सॉलिड, तो आप इस पर बने रहिए शेयर में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दीपा यादव का सवाल लेंगे फटाफट, और इंस्टाग्राम से इनका सवाल है। बहुत सारे आज सवाल आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए और उसको हम शो में शामिल कर रहे हैं। ऑयल इंडिया के 700 शेयर हैं 175 रुपये के भाव पर, और हम देख रहे हैं कि एक्सप्लोरेशन वाली जो कंपनियां हैं उसमें अच्छी तेज़ी आ रही है, चाहे वो ऑयल इंडिया हो, चाहे ONGC हो। ये सारे के सारे शेयर आप 7 से 8 महीने के हाइस पर जाकर अभी ट्रेड कर रहे हैं, और खबरें भी अच्छी आई थी। और खबरें ये आई थी कि विंडफॉल टैक्स में थोड़ी सी कटौती की गई है, उसका फ़ायदा इनको मिल रहा है। ऑयल इंडिया, इस पर आप ही व्यू दीजिए आशीष जी, क्या करने की सलाह देंगे आप? 175 की खरीद है और इनके भाव से प्रति शेयर तकरीबन 100 रुपये के आसपास का मुनाफा हो रहा है। निवेशित रहें अभी इसमें?
बिल्कुल बने रहने की सलाह है। इनफैक्ट ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो सबसे परफॉर्मर स्टॉक्स यदि देखा जाए तो ऑयल इंडिया का नाम सबसे ऊपर आएगा। अपना जो 52 वीक हाई से शायद 10-15% नीचे ही मिल रहा है स्टॉक। तो कंसिस्टेंटली उसमें बाइंग देखने को मिल रहा है क्योंकि ऑयल एक्सप्लोरेशन रिफाइनिंग दोनों ही एक्टिविटी उनके लिए अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहे। मेरा लक्ष्य 300 रुपए का अगले 6 महीनों में स्टॉक के लिए। ठीक है, 6 महीने में 300 रुपए का लक्ष्य, यानी कि यहाँ से आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि 10 से 15% के रिटर्न्स जो कि हेल्दी माने जाते हैं अगर हम स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस की बात करें तो आप इसको होल्ड करके रखिए। ऑयल इंडिया बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और बढ़िया परफॉर्म करता रहेगा यहाँ से। ये दीपक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। दीपक जी, पूछिए अपना सवाल। कौन से शेयर आपके पास हैं और क्या सलाह चाहिए? तो मेरे को ये आयशर मोटर मेरे पास 30 शेयर हैं, 3391 रुपए की परचेज है जी। 3391 जी। और गोदरेज प्रॉपर्टीज है 55 शेयर है मेरे पास, 1272 रुपए। 1272 की आपकी गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गई। और कोई शेयर? है 200 शेयर है 135 रुपए में परचेज है। विप्रो है 145 शेयर 427 रुपए। और यूपीएल है 50 शेयर 792 रुपए। 135 की पिरामल फार्मा हो गई। और यूपीएल क्या भाव बताया आपने? यूपीएल 50 शेयर है 792 रुपए के परचेज है। 792 रुपए की। दीपक जी, ये बताइए और कि ये सारे शेयर आपकी होल्डिंग ये कब की है? ये हो गया मेरे को कोई 2 महीने, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने ऐसे हैं। तो आपने ट्रेड करने के लिए लिए हैं या फिर आप इसमें निवेशित रहना चाहते हैं? समय दे सकते हैं इसको? निवेशित रहना चाहता हूँ, लेकिन कितना टाइम, बस ये है कि ठीक है ये पड़े रहे, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, समीक्षा करना चाहते हैं। बट ये मान के चलिए कि अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, अगर हम निवेश शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो साल 1.5 साल ये कम से कम इतना तो देना ही चाहिए अगर आपने निवेश के नज़रिए से कोई शेयर लिया है तो। इससे अगर कम है तो वो ट्रेड की कैटेगरी में चला जाता है। आप पोजिशनल ट्रेड कह सकते हैं 3 से 6 महीने में, लेकिन साल 1.5 साल का समय देना चाहिए। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं आपके शेयरों से और आयशर से शुरुआत करते हैं। आपके पास ये 3391 रुपए के भाव पर, आपके भाव से थोड़ा सा ही नीचे है ये। एक एक करके शेयरों के जवाब लेंगे। आशीष जी, आप ही गाइड कीजिए। आयशर मोटर आपका क्या व्यू होगा? इनके भाव से थोड़ा सा नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है इस वक्त। नहीं, मेरी स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी कि फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनी है। नंबर्स में भी कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट यहाँ देखने को नहीं मिला है और जो उनके नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं उसके कारण से मंथ ओवर मंथ भी सेल्स में अच्छी वेलोसिटी देखने को मिली है। जरूर थोड़ा सा मार्केट के कारण से स्टॉक एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स को बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में बना के रखना चाहिए और आयशर एक वैसा स्टॉक है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। होल्ड करना है, इसमें आप बने रहिए। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसमें क्या व्यू होगा आशीष जी आपका? क्योंकि हमने देखा था कि हाल फिलहाल अब जो प्रॉपर्टी वाले शेयर थे, अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस था और जो रियल्टी का इंडेक्स था वो टॉप परफॉर्मर था। आप ये बताइए कि गोदरेज प्रॉपर्टीज इनके खरीद भाव से नीचे तो है, लेकिन क्या कह सकते हैं ये हम कि द वर्स्ट इज बिहाइंड, अब यहाँ से शेयर चलने शुरू हो गए हैं अब? जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा मानना है जो वर्स्ट इज बिहाइंड इन रियल एस्टेट स्टॉक और जो स्टैम्प ड्यूटी में कंसेशन की लिमिट जो एक समय सीमा थी वो भी मार्च में खत्म हो रही है। तो आप देखेंगे कि काफी प्रॉपर्टीज का जो रजिस्ट्रेशन है, जो हाई वैल्यू पर्टिकुलरली प्रॉपर्टीज है, उसके रजिस्ट्रेशन इस मंथ में होंगे, जिसका बड़ा बेनिफिशियरी जो मुंबई और मुंबई बेस्ड पर्टिकुलरली रियल एस्टेट कंपनियां रहेंगी। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी मेरा होल्ड की सलाह है। ये स्टॉक भी अच्छा है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, आपके भाव बिल्कुल वापस आएंगे। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज को भी होल्ड करिए। तो आयशर और गोदरेज प्रॉपर्टीज जिस पे व्यू है कि इसको आप होल्ड कीजिए। तीसरा शेयर है पिरामल फार्मा, 135 के भाव पर है, लेकिन ये शेयर अब है 77 के भाव पर और हम इसमें लगातार कमजोरी देख रहे हैं। और फार्मा की जो स्टोरी है ज़्यादातर शेयरों में एक ही है कि वहाँ पर रिकवरी के साइंस नहीं दिख रहे हैं और ये थोड़ी सी चिंता की बात है। अगर हम सन फार्मा को, डिवीज़ को, 1-2 स्टॉक्स और होंगे उनको छोड़ दें तो रिकवरी के संकेत नहीं देखना थोड़ी चिंता की वजह है। और हम देख रहे हैं कि पिरामल फार्मा पर केयर ने अपनी रेटिंग भी डाउनग्रेड की है।
पिरामल फार्मा, इस पर क्या भी होगा? इसको आप क्या पोर्टफोलियो से बाहर करने की सलाह देंगे आशीष जी? कोई और शेयर ऐड कर लें इसकी जगह पर? जी, मैं बिल्कुल इसको पोर्टफोलियो से बाहर करने की सलाह दूंगा, क्योंकि फार्मा एज ओवरऑल सेक्टर काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। और पीरामल फार्मा का तो ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है, हमने हमेशा इसमें बिकवाली आती हुई देखी है। तो मेरा मानना है इसकी बजाय आप एक जो दूसरा स्टॉक में सजेस्ट करता हूँ है एनसीसी, उस स्टॉक में आप पोजीशन लें। 95 रुपीस के पास में स्टॉक ट्रेड हो रहा है और अगले 1 साल का लक्ष्य इस स्टॉक में करीब 130 से 140 रुपए का पॉसिबल है, क्योंकि जो उनकी ऑर्डर बुक है उसमें काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला। और मार्च में मेरा मानना है कि काफी बड़े और ऑर्डर्स उनके मैटेरियलाइज होंगे जब अनाउंसमेंट आएगा। और हमने सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर में भी देखा कि कंपनी के जो बॉटम लाइन ग्रोथ है वो भी काफी सिग्निफिकेंट बढ़ी है, करीब 136 से 166 करोड़ का मुनाफा हमने देखा था। तो इसलिए मैं एनसीसी आपको रिकमेंड करना चाहूंगा पीरामल फार्मा। ठीक है, एनसीसी आप शामिल कीजिए पिरामल फार्मा की जगह पे। और एक आखिरी शेयर इनके पास है यूपीएल। हालांकि इनके खरीद भाव से ये शेयर नीचे है इस वक्त, 792 पर इन्होंने लिया है और अभी ये ट्रेड कर रहा है 711 रुपए के आसपास। हालांकि एक चीज़ जो हाल फिलहाल आई है कि इसमें प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। एफआई होल्डिंग जो है कंपनी में अच्छी खासी है। यूपीएल का क्या व्यू होगा आपका इस पर आशीष जी? इसमें बने रहें या फिर इस पर भी आपकी सलाह निकलने की होगी? नहीं, यूपीएल में तो इनफैक्ट मैं एवरेज करने की सलाह दूंगा। 700 रुपए के पास में स्टॉक में काफी वैल्यू नजर आती है और जरूर एक एग्री केमिकल या केमिकल के पूरा एज अ सेक्टर का नेगेटिव व्यू होने के कारण से स्टॉक की वैल्यू में हमने इरोजन देखा। बट जो नंबर्स क्वार्टर ओवर क्वार्टर आए थे वो काफी बेहतरीन यूपीएल के आए। और मेरा मानना है कि इंडियन मल्टीनेशनल यदि कोई कंपनी केमिकल स्पेस में देखा जाए जो एग्री केमिकल्स में, तो यूपीएल ही है, जो 60 से ज्यादा देशों में ऑपरेट भी करती है। तो मेरी सलाह स्टॉक में बने रहने की रहेगी और 700 रुपए पे इनफेक्ट आप और एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, 700 रुपये पर और इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आए, गिरावट थोड़ी सी इसमें आए तो इसमें एवरेजिंग करने का अच्छा मौका होगा। ये शेयर चलेगा तो आपके 4 में से 3 शेयर आप बने रहिए, 1 शेयर आप बाहर कीजिए पिरामल फार्मा को और उसकी जगह पर आपको एनसीसी का शेयर सुझाया है, जहां पर हम अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। ऑर्डर बुक है बहुत ही शानदार, इसकी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। 17,700 के बेस को पकड़ने की कोशिश है। निफ्टी बैंक की बात करें तो लोअर लेवल से तो रिकवर किया है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि 100 अंकों के आसपास की कमजोरी है। हालांकि अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो वहां से संकेत उतने कमजोर नहीं है। अभी भी एडवांस डिक्लाइन जो रेशियो है वो बुल्स के फेवर में है। 1040 शेयर मजबूत हैं, उसके मुकाबले 929 शेयर इस वक्त लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि आईटी, कुछ फार्मा और कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये बाजार पर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। बैंकिंग उसमें अपना सहयोग कर ही रहे हैं। दूसरी तरफ अडानी एंटरप्राइजेज, वहाँ पर तेजी है, लीड कर रहा आज ही मार्केट को। एएसएम से इसको बाहर किया गया है तो थोड़ी सी ट्रेडर्स का रुझान इस शेयर में जाहिर तौर पर लौटा होगा। इसके अलावा बजाज ऑटो, एलएनटी, अडानी पोर्ट्स, कुछ और ये शेयर हैं जहां पर 1% से ज़्यादा की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। लेकिन आपके सवालों को फिर से शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि आज कमोडिटी मार्केट की एबीसीडी में क्या है खास। विश्वमोहन है हमारे साथ। आज कमोडिटी की एबीसीडी में हम बात करने वाले हैं एक ऑप्शन की ऐसी स्ट्रेटजी की जिसका इस्तेमाल इक्विटी मार्केट में भी खूब होता है, आयरन कोंडोर स्प्रेड की। ये होता क्या है? ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, बाजार किसी भी दिशा में जाए, अगर बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। हालांकि इसके रिटर्न बहुत कम होते हैं और रिस्क भी बेहद कम होता है, इस वजह से इसका इस्तेमाल कम होता है। लेकिन इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप जाएंगे तो आपके नुकसान की गुंजाइश या आशंका बहुत ही कम होगी। इसमें करना क्या है सर? हमने एक केस स्टडी के तौर पे क्रूड को लिया है। क्रूड का जो करंट मार्केट प्राइस है, मौजूदा भाव है, वो 6400 के आसपास में है। इसमें करना क्या है? आपको 4 कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर सौदे करने हैं। कॉल आपको बेचना है, एक आउट ऑफ द मनी कॉल आपको बेचना है और एक आउट ऑफ द, उससे भी डीप आगे के आपको एक कॉल ऑप्शन खरीदना भी है। वैसे ही एक डीप आउट ऑफ द मनी आपको पुट ऑप्शन को बेचना है और उससे भी डीप आपको यहाँ पर पुट ऑप्शन को खरीदना है। इसमें स्ट्रैटेजी क्या होगी? अगर मिड पॉइंट के आसपास ही रहेगा, बाजार रेंज में रहेगा, तो आपको जो प्रीमियम कलेक्ट करेगा वो आपकी कमाई होगी और जो
प्रीमियम जो आप पेमेंट करेंगे वो और ज़्यादा डीप है, तो वो उसके आपके प्रीमियम बहुत कम जाएंगे। तो इसमें जो करना क्या है, 6000 स्ट्राइक की आप OTM कॉल बेचे और 6900 की कॉल आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। जो करंट मार्केट प्राइस है, अगर इस पर देखें तो आपका आउटगो करीब करीब 50 रुपए के आसपास आपको यहाँ पर प्रीमियम भी मिलने वाला है। वहीं 6000 स्ट्राइक का OTM पुट बेचे और 5800 का OTM पुट को खरीद सकते हैं। तो दोनों का आपका जो कॉस्टिंग होगा, दो ऑप्शन की खरीदारी पर करीब करीब 50 रुपए और लॉट साइज 100 का है क्रूड का, तो ये आपको यहाँ पर फायदा हो सकता है, 5000 रुपए का फायदा हो सकता है। बाजार रेंज में रहा है, बहुत ज़्यादा एक्शन भी आ जाएगा, तो एक तरफ से तो प्रीमियम पेमेंट आपको आना ही है, दूसरी तरफ से आपने हेज कर रखा है, कॉल और पुट दोनों तरफ, एक तरफ का एक्शन है तो वहाँ से कमाई हो जाए, तो रिस्क बहुत कम है और कमाई के पक्की गारंटी यहाँ पर मिल सकती है अगर आप आयरन कोंडोर की स्ट्रेटजी को अच्छी तरह समझे, केस स्टडी करें और फिर इस ट्रेड को अपनाएं। आयरन कोंडोर स्ट्रेटजी बिल्कुल आयरन की तरह मजबूत स्ट्रेटजी, अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करें, अप्लाई करें और सूझबूझ के साथ ट्रेडिंग करें तो आपको निश्चित तौर पर फायदा देगा। तो ऑप्शन के तमाम ऐसी स्ट्रेटजीज विश्वमोहन आपको बताते हैं कमोडिटी की ABCD में, तो ज़रूर आप इस समय पर जुड़िए। रोज़ 11 बजे हमें लेकर आते हैं खास, और कहाँ पर पैसे आपके बनेंगे, 11:30 बजे मुनाफे की मंडी लेकर आते हैं विश्वमोहन अपना खास हो कमोडिटी पर, उसमें भी आप ज़रूर जुड़िए। आगे बढ़ेंगे, जगजीत सिंह हमारे साथ नहीं अभी, बल्कि ट्विटर से इनका सवाल आया है। KPIT के शेयर इनके पास हैं और 200 की क्वांटिटी है 700 रुपए के भाव पर, और हमने देखा है कि मिड कैप स्पेस में KPIT टेक ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है। हमने देखा कि अपने बड़े छोटे जितने भी पेयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म किया है। 700 के भाव पर उन्होंने लिया है और ये 822 रुपए पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। साल भर में जहां बाकी IT के स्टॉक्स कमजोर होंगे या फिर नेगेटिव रिटर्न्स आपको ज्यादातर में दिखेगा, KPIT में करीब करीब 50% के आसपास के रिटर्न्स हैं एक साल में। आशीष जी, KPIT जो परफॉर्मेंस हमने देखी है, ये परफॉर्मेंस क्या यहां से कंटिन्यू ऐसे ही जारी रहेगी? निवेशित रहें शेयर में? बिल्कुल निवेशित रहे, और मेरा दूसरा लॉजिक ये है कि इस स्टॉक में जितना पिछले साल का मुनाफा था कंपनी का, उतना ऑलरेडी 3 क्वार्टर में आ चुका है, तो कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं आएगा यहाँ पर। और थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज के बाद आप देखेंगे ये 4 डिजिट का स्टॉक है, ये अगले 6 महीनों में 4 डिजिट तक बिल्कुल पहुंचेगा। तो इनफैक्ट किसी नए निवेशक को भी ये स्टॉक बाय करना है तो 800 का लेवल पे, इनफैक्ट IT सेक्टर में यदि आप मेरी नंबर 1 बैट पूछे तो KPIT है। 800 रुपए का इंतजार करें, वहाँ पे बिल्कुल आपको 30% तक की अपसाइड अगले 6 महीनों में देगा। अपसाइड की आप उम्मीद करके चलिए, KPIT टिक होल्ड की सलाह। अगले दर्शक हैं मनोज झा हमारे साथ। मनोज नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। पहले तो आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार सर जी, आपको भी पूरी टीम को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं सर जी। जी, तो गुजिया आपने खा ली, मिठाई विठाई हो गई? सर हम लोग तो मुंबई वाले हैं, कल मना लिए। अच्छा, मुंबई वाले हो गए आप। ठीक है, मुंबई में ही कल ही था। हाँ, और बाकी तो हर जगह आज मना रहे हैं, लेकिन शुभकामनाएं आज भी दे रहे हैं 2-2 दिन। हाँ, नहीं चलिए, मैसेजेस तो आ ही रहे हैं बाकी जगहों से भी। पूछिए, शेयर कौन सा आपके पास? सर जी मेरी पोर्टफोलियो तो थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मेरा सबसे अभी जो वीक मेरा रूपा इंडस्ट्री है, 540 में मैं लिया था। ठीक है, रूपा का शेयर आपने लिया है 540 के भाव पर। आपने कब लिया है ये शेयर? ये हो गया सर, इसका जब हो गया 1.5 साल के ऊपर हो गया। 550 का हाईएस्ट जब लगाया था ना, उसी टाइम में क्योंकि रूपा को हमने लगातार इस शेयर को गिरते हुए देखा है। स्नेहा, हाल फिलहाल हमने देखा कि जब ये गर्मी वाली खबरें आ रही थी कि रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है, फरवरी में काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा था, मार्च में भी औसत तापमान हमने ज़्यादा देखा है, तो होजरी स्टॉक्स में थोड़ी सी हमने बाइंग अच्छी देखी थी। एक दिन तो बहुत तेज़ी थी रूपा में, लक्स में, डॉलर में, तमाम स्टॉक्स चढ़ रहे थे। अब यहाँ से आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने शेयर को 200 रुपये तक जाते हुए देखा, वहाँ से अब ये संभलने की कोशिश में है, अब ये संभल गया है या फिर खतरा भी बरकरार है? मनोज के लिए सलाह क्या होगी आपकी? विशेष अगर आप ये काउंटर देखें तो जो तेजी आई थी उसका 78.6% रिट्रेसमेंट के आसपास ही स्टॉक करेक्ट होके वहां से ही प्रिसाइसली रिकवरी दिख रही हमें। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा एक चांस लेना चाहिए।
होल्ड करना चाहिए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 206। एक 206 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर अपसाइड में जब भी काउंटर 240 निकाल देता है तो थोड़ा मोमेंटम आ जाएगा, जिसके कारण यू कैन एक्सपेक्ट एक काउंटर एटलीस्ट 270 विल बी दी फर्स्ट टारगेट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 310 315 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं। तो आई वुड से इसे होल्ड करें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। 206 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है। ठीक है, रूपा एंड कंपनी को जो स्टॉप लॉस आपको बताया है स्नेहा जी ने, उसको आप फॉलो कीजिए, इसमें आपको बने रहने की सलाह है। जयप्रकाश का सवाल लेंगे, उत्तर प्रदेश से आया है और ये ट्विटर से आया है। आज जितने भी सवाल आ रहे हैं नॉर्थ इंडिया से, सारे ट्विटर से, सोशल मीडिया से, क्योंकि लोग होली मनाने में व्यस्त होंगे तो सोशल मीडिया पर अपनी क्वेरीज हमसे पोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और वहाँ पर उसको रिव्यू कर रहे हैं। ट्विटर पर इन्होंने अपना सवाल पोस्ट किया। इनके पास है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स के 1200 शेयर हैं 219 रुपये के भाव पर। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स इस वक्त जो शेयर ट्रेड कर रहा है ये है 148 रुपये के आसपास का, और हम आज तो थोड़ी सी तेज़ी है लेकिन इस शेयर को हमने लगातार गिरते हुए ही देखा है। बहुत पुरानी कोई लिस्टिंग है ही नहीं, लास्ट ईयर दिसंबर में ही ये लिस्ट हुआ था और आईपीओ भाव से तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है, करीब करीब 100 रुपये के आसपास। आशीष जी, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स क्या व्यू होगा इस पर आपका? यहाँ से निकल जाए या समय दे दें अभी थोड़ा सा? ये स्टॉक मेरी एक्टिव रडार ट्रैकिंग में नहीं है, तो इस पे टेक्निकल व्यू लेना बेटर रहेगा। बट टेक्निकल व्यू लेना भी आशीष जी थोड़ा कठिन ही तो है। 2-2.5 महीने 3 महीने की लिस्टिंग है ये। स्नेहा, आपको व्यू दे पाएंगे इस पर? यहाँ पे अगर आप देखें तो ओवरऑल स्नेहा साहब, आप म्यूट पे चली गई हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। स्नेहा की आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स को काम करते हैं, फिर से कभी रिव्यू करेंगे, इसको समझेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है और सलाह क्या होनी चाहिए। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे फटाफट। अब मंजू का सवाल लेंगे और दिल्ली से इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है व्हाट्सएप के जरिए। और इनके पास है बीपीसीएल के 2000 शेयर 421 रुपये के भाव पर। 421 वाला अब 321 की तरफ ये बढ़ चला है, 325 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं आशीष जी। और जो विनिवेश की जो चर्चाएं काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, अब ये चर्चाएं लगता है कि लंबे समय तक आगे अभी और चलती रहेंगी, क्योंकि आगे तो खिसक गया है, हाल फिलहाल होने की कोई उम्मीद है नहीं। बीपीसीएल, इसके लिए आपके हिसाब से अब क्या ट्रिगर बनने वाला है? हालांकि आज ये शेयर तेज़ है, वजह यह है कि हमने कल क्रूड में 3-4% के आसपास की ड्रॉप देखी है। आगे के लिए क्या सलाह होगी आपकी तरफ से? नहीं, मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ बीपीसीएल के स्टॉक्स को लेके, क्योंकि मेरा मानना है जब तक ये डिसइन्वेस्टमेंट की स्टोरी नहीं आएगी, दोबारा से एक्टिव होगी, तब तक कोई स्टॉक में बड़ा मोमेंटम बनेगा नहीं। तो जब बड़ा पैसा रिफाइनरी स्टॉक में जा रहा है, वो आप देखेंगे कि ओएनजीसी या ऑयल इंडिया में ही जा रहे हैं, बाकी किसी स्टॉक में कोई बहुत ज्यादा रुझान देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इसकी बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 310 रुपए की रेंज में जिंदल स्टेनलेस का स्टॉक मिल रहा है, इस स्टॉक में आप निवेश करें, क्योंकि जो उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया है, जो ऑर्डर बुक उनके पास में स्टेनलेस पाइप की, वो काफी रोबस्ट है। और आज इतने खराब मार्केट में भी स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई बनाया है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक की री रेटिंग होगी और ये स्टॉक आपको अगले 1 साल में 400 रुपए का लक्ष्य दिखाएगा। तो बीपीसीएल की बजाय जिंदल स्टेनलेस में निवेश करें। ठीक है, जिंदल स्टेनलेस यहाँ पर आपको स्विच करने की सलाह है आशीष जी की तरफ से। ये व्यू मुंबई से ही अगले दर्शक का सवाल आया है और ये भी व्हाट्सएप के जरिए ही आया है, सुधीर जी का। इनके पास है REC की 2500 शेयर हैं 111 रुपये के भाव पर, और आज हम देख रहे हैं कि ये शेयर ऊपर है, और आज ही नहीं बल्कि लगातार 6 सत्र से हम तेज़ी देख रहे हैं। और ये पावर स्टॉक्स में, चाहे वो ट्रांसमिशन वाली हों, फाइनेंसिंग वाली हों या फिर जनरेशन वाली, अक्रॉस द बोर्ड हम तेज़ी देख रहे हैं। इस पर भी आशीष जी आप व्यू दीजिए। REC हालांकि स्लो मूवर है, लोग डिविडेंड के लिहाज से REC PFC को खरीदते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि रिटर्न के लिहाज से भी मौजूदा स्तरों से एक अपॉर्चुनिटी बनती है, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के पास में ही ट्रेड हो रहा है। करीब 2,500-3,000 करोड़ का क्वार्टर ओवर क्वार्टर कंपनी कंसिस्टेंटली मुनाफा कमाती आई है,
और पावर एज अ सेक्टर आप देखें आज तो चाहे टाटा पावर हो या दूसरे पावर के स्टॉक हो, सभी तरफ दोबारा से निवेशों का रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस समर मंथ में पावर की रिकॉर्ड डिमांड एक्सपेक्टेड है। तो आप देखेंगे पावर फाइनेंस, पावर ट्रांसपोर्टेशन और पावर प्रोड्यूसर सभी के स्टॉक में आप तेजी देखने वाले हैं। तो आरईसी भी मुझे पसंद है। मेरा मानना है कि स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और 120 का लेवल पे इनफैक्ट नई बाइंग भी एडवाइज्ड है। ठीक है, 120 रुपए के आसपास नई बाइंग की भी सलाह है। आरईसी यहाँ नए निवेश के लिए भी ये शेयर ठीक है। उमाकांत सिंह जी का सवाल लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए है। इनके पास है जीआईसी आरई के 62 शेयर 425 रुपए के भाव पर। भाव ज़रा चेक करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काफ़ी पुरानी खरीद होगी। जी हाँ, काफ़ी पुरानी खरीद है, 4-5 साल से तो पहले की ही खरीद लग रही है। क्या व्यू होगा इस पर आशीष जी आपका? हमने देखा था कि 2-3 साल का अंडर परफॉर्मेंस था। अक्टूबर में हमें लगा कि उसको अब रिवर्स कर रहा है, और नवंबर और दिसंबर का जो महीना रहा वहाँ पर हमने इंश्योरेंस स्टॉक्स को चलते हुए देखा। लेकिन इस साल की कहानी फिर से वही हो गई और इन शेयरों में लग गया रिवर्स गियर। जीआईसी आरई 425 की खरीद 150 रुपये के भाव को भी क्रॉस करने में हम देख रहे हैं कि अब वहाँ पर संघर्ष कर रहा है। ये आपका व्यू क्या होगा अभी? मैं कोई बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ इंश्योरेंस स्टॉक्स को लेकर। मुझे लगता है कि जो एक यूफोरिया बना था ने स्टॉक्स को लेकर, वो थोड़ा सा सबसाइड ऑलरेडी हो चुका है। तो आप देखेंगे कोई भी इंश्योरेंस के स्टॉक्स में कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एफआईज की तरफ से भी इन स्टॉक में हमने कंटिन्यूस लिक्विडेशन आता देखा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक और सेक्टर अंडर परफॉर्म करता रहेगा। इसके बजाय मैं आपको दूसरा जो स्टॉक सजेस्ट करना चाहूंगा वो है आईएसएमटी लिमिटेड। इस स्टॉक को 80-82 रुपए के पास लीजिए। ये भी एक अच्छी स्टील सेक्टर में एक बड़ी स्टोरी आईएसएमटी लिमिटेड की बन रही है, और ये स्टॉक आपको बिल्कुल 125 से 130 रुपए के लेवल अगले 6 महीनों में दिखा के देगा। तो अगले 50% गेन के लिए आप आईएसएमटी में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, आईएसएमटी को खरीदने की सलाह है। 5.5% ऊपर ये शेयर है। अगला सवाल लेंगे, फेसबुक से आए हैं संजय कुट्टी जी का। इनके पास ये बीईएमएल के 100 शेयर 1180 रुपए के भाव पर, और इनके भाव के आसपास ही शेयर इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों से हमने काफ़ी इसको गिरते हुए देखा है। बीईएमएल, आशीष जी आपको प्रॉब्लम क्या लगती है शेयर में? आखिर ये चल क्यों नहीं रहा है? अब क्या दिक्कत है? वैल्यूएशन वाली प्रॉब्लम है या फिर कोई और दिक्कत है? क्योंकि हमने देखा था कि एरो इंडिया में इन्होंने ढेर सारे एमओयूज़ के ऑर्डर बुक भी हम मान के चल रहे हैं कि ठीक ठाक ही स्तर पर है, और हम देख रहे हैं। मैं तो मुंबई मेट्रो में ट्रैवल भी करता हूँ। बीईएमएल के कोचेज़ हैं, बढ़िया हैं, और बहुत सारे ऑर्डर मिल भी रहे हैं कंपनी को। प्रॉब्लम क्या है इसके लिए, क्यों नहीं चल रहा है ये? एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस स्टॉक में यह हुआ कि जो पिछली बार वन वे रहना पाया, तो ये स्टॉक 1900 रुपए तक पहुंच गया था, और वहां पे बहुत रिटेल निवेशक इस स्टॉक में ट्रैप हो गए, और जिसके कारण से अभी हम देख रहे हैं कि हर गिरावट पे स्टॉक में कहीं कोई सपोर्ट नया नहीं आ रहा है और बिकवाली देखने को मिल रही है। जबकि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वहां कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है। लास्ट क्वार्टर में भी उनके नतीजे काफी अच्छे रहे थे, बट मुझे लगता है कि जब तक थोड़े से इसमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स दोबारा से बाइंग नहीं करेंगे आके, तब तक ये स्टॉक सबड्यूड ही रहेगा। आप जैसे HAL का भी एग्जांपल है, तो देखिए कि जैसे ही दोबारा से कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने स्टॉक को एक्यूमुलेट करके बढ़ाना शुरू किया, तो बिल्कुल स्टॉक में दोबारा से नई लीज ऑफ लाइफ आ गई है HAL में, जो काफी समय से रुका हुआ था। तो ऐसे ही थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा बीईएमएल में भी। फंडामेंटली कहीं कोई खराबी मुझे नजर नहीं आती, और इनफैक्ट यहाँ से 50 रुपए और नीचे जाता है तो स्टॉक में एवरेज भी किया जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटली अच्छे कंपनी है, नतीजे भी अच्छे हैं। बीईएमएल, इस पर सलाह। हालांकि आज कमजोर है शेयर, 1190 रुपए के आसपास से ट्रेड कर रहा है। अगला सवाल लेंगे, चेन्नई चलेंगे, वहां से श्रीराम जी का सवाल लेंगे, और ये सवाल भी आया है व्हाट्सएप के जरिए ही। सिप्ला के शेयर इनके पास हैं, और भाव है इसमें भी 1150 रुपए का। 1150 का सिप्ला है, और जो रेंज रही है सिप्ला की वो रही है 850 से लेकर यही 1150 पौने 1200 रुपए के आसपास की। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने लोअर रेंज पर है। रिकवर करने की कोशिश की थी शेयर ने, लेकिन फिर से इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ गई। जिन्होंने लोअर लेवल पर एंट्री की वो निकल गए, क्योंकि कहीं से भी एक
अच्छे माहौल की बातचीत नहीं होती है फार्मा स्टॉक्स को लेकर, न ही कोई लंबी अवधि के लिए भी सलाह भी देता है शेयर में खरीदारी करने के लिए, और एक दायरे में घूम रहे हैं या फिर कमजोर हो रहे हैं शेयर। ये सिप्ला, इस पर स्नेहा आपसे व्यू चाहेंगे, इसमें आप रिकवरी कब देख रही हैं, और अभी क्या लगता है कि ये शेयर और नीचे जाएगा या फिर अपने बॉटम के आसपास है ये? अभिषेक जी, अगर ये काउंटर देखिए आप अच्छा खासा करेक्ट हो गया है हाई लेवल से, एक 840 850 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है, बट जिस तरह की सेलिंग है तो थोड़ा सा वॉचफुल रहे। अगर जब भी अगर ये काउंटर 850 840 को रिस्पेक्ट नहीं करता, उसके नीचे जाता है, तो इसमें और अच्छा खासा करेक्शन आके काउंटर नियरली 730 740 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल ऑन द लोअर साइड आप वॉच करें 750 का, 850 का। अगर 850 को रिस्पेक्ट करता है और वहां से थोड़ी रिकवरी दिखती है, तो दैट विल बी अ साइन करके कि थोड़ा रिस्पेक्ट आ सकता है, और फिर से एक ऑन दी हायर लेवल्स आप 950 960 के लेवल देख सकते हैं। बट अगर यहाँ पे अगर 850 840 के नीचे चला जाता है काउंटर, तो इसमें थोड़ा और पेन रहेगा। ठीक है, 850 रुपए के अगर ये नीचे गया तो थोड़ा सा इसमें दर्द जो है वो बढ़ जाएगा सिप्ला के शेयर में, और यहां पर आपको थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है। नीरज श्रीवास्तव का सवाल लेंगे। इनका सवाल आया है ट्विटर के जरिए, और इनके पास है नाल्को की नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के 200 शेयर हैं 110 रुपए के भाव पर। इनके भाव से नीचे हैं ये शेयर, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय हो गया कि ये शेयर एक रेंज में ही है, बहुत बड़ी रेंज नहीं है, छोटी सी रेंज में ही 20 25 30 रुपए की रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, और अभी भाव है 83 रुपए के आसपास का। आशीष जी, नैल्को क्या व्यू होगा आपका, क्योंकि हमने देखा था कि चाइना में जिस तरह से अनलॉक हुआ, माना जा रहा था कि मेटल स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन जैसे जैसे खबरें आती रहती हैं ग्लोबली, कई बार यूएस फेड से थोड़ा सा मूड ख़राब होता है, कई बार रिसेशन की खबरें आ जाती हैं, तो फिर से जो भी हवा बनी होती है वो निकल जाती है। नाल्को में आपका क्या व्यू है? 83 के स्तर पर ये शेयर क्या नए निवेश के लिए ठीक है? किसी को अगर पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो तो क्या शामिल करना चाहिए? क्या सही भाव पर है अभी ये? नहीं, मेरी सलाह अवॉइड करने की रहेगी। इनफैक्ट एल्यूमिनियम में यदि सेक्टर में बैट करना है तो मेरे ख्याल से हिंडाल्को से बेटर बैट नहीं हो सकता, और हिंडाल्को पे ही इतना प्रेशर भी बना हुआ है, तो नैल्को में तो प्रेशर और ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो अवॉइड करने की सलाह है। इनफैक्ट इसकी बजाय मैं दूसरा स्टॉक जो रिकमेंड करूंगा इस प्राइस रेंज में, वो रहेगा सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रीवरीज लिमिटेड, जो 135 रुपए के पास मिल रहा है स्टॉक, क्योंकि ये समर में जो डिमांड है बियर की वो एक्सपोनेंशियल बढ़ने वाली है, समर बड़ा रहेगा तो। और ये कंपनी का यदि फंडामेंटल नजर डालें तो 3 क्वार्टर का प्रॉफिट 40 करोड़ से ज्यादा का रहा है, जबकि पिछले साल उन्होंने लॉस किया था। तो मुझे सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रीवरीज लिमिटेड में यदि निवेश करेंगे तो मुझे ज्यादा अप्रिसिएशन की उम्मीद है कंपेयर टू नाल्को के। नाल्को के बजाय सोम डिस्टिलरीज एंड बेवरेजेस, इस कंपनी में आप निवेश कीजिए। 10-10.5% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 136 रुपए के आसपास के प्राइस हैं। लेकिन एक सिमिलर तेजी सोम डिस्टिलरी की तरह ही आज हम देख रहे हैं किर्लोस्कर ऑयल के शेयर में, और दरअसल आज इसमें एक बड़ी ब्लॉक डील रही है किर्लोस्कर ऑयल में, और खबर ये आई है, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि कुलकर्णी परिवार इससे एग्जिट कर रहा है, और अपनी जो 13% के आसपास की स्टेक थी उसको बेच दिया है कुलकर्णी परिवार ने। 16% ऊपर ये डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। अब इस एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बताइए क्या खबरें आई हैं किर्लोस्कर ऑयल को लेकर? ये हम एक्सक्लूसिव स्टोरी लेके आए हैं अपने व्यूअर्स के लिए, और हम आपको बता रहे थे कुछ दिनों से कि किर्लोस्कर ऑयल इंजन में एक ट्रांजैक्शन हो सकता है, और यही वो ट्रांजैक्शन है। कुलकर्णी फैमिली जो 13% स्टेक किर्लोस्कर ऑयल इंजन में होल्ड करती है, हमारे सोर्सेज ने बताया है कि ये इस ब्लॉक डील में उन्होंने एग्जिट कर दिया है। 600 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील है, और डोमेस्टिक फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी इसमें इंटरेस्टेड थी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इस ब्लॉक को, करीब 2 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था। हमारे सोर्सेज ने बताया है कि एंटीक सोल ब्रोकर थे इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे, लेकिन स्टॉक मार्केट एंगल से ये इंपॉर्टेंट है देखना कि ये 180 वाला ऑलमोस्ट 350 गया था स्टॉक, और 340 के आसपास जो ब्लॉक डील हुई है, इसमें अगर इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पांस आ रहा है कि 2 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ था, और ये 13% स्टेक जो 600 करोड़ का ब्लॉक है एब्जॉर्ब हो गया इससे बाजार में, तो ये एक्चुअली आपको रेडार पे रखना चाहिए स्टॉक, यानी डिमांड अच्छी है स्टॉक की। हाल ही में आपको याद होगा कि
मैनेजमेंट ने एक एनालिस्ट डे किया और उन्होंने अपना नेक्स्ट 5 ईयर प्लान बताया था, जो बाजार को बहुत पसंद आया था। और उसके बाद बाजार में इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था मार्केट में फंड्स का, और वहीं से बिल्ड हो रही थी किताब। जो बुक बिल्ड हुई है 2 टाइम ओवर सब्सक्राइब, और एक ये ब्लॉक डील हो गया। स्टॉक अभी भी 4% ऊपर दिखा रहा है, क्योंकि एक ओवरहैंग जो था ना, 13% स्टेक कभी भी बाजार में आ सकता है, वो पूरा ओवरहैंग हट जाएगा। तो ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन अभी ब्लॉक डील में हुआ है। ठीक है, शुक्रिया अजय। तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन 16% ऊपर है, करीब करीब 2 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हुई है और 13.5% इक्विटी एक्सचेंज हुई है। और ऐसी खबरें हैं कि कुलकर्णी परिवार ने इससे एग्जिट ले लिया है कंपनी से, और हमने इस शेयर को 125 रुपये से पिछले साल चलते हुए देखा और 1 साल में तकरीबन 3 गुना हो गया है ये शेयर किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स का। आशीष जी, एक आपसे व्यू चाहेंगे किर्लोस्कर ऑयल इंजन के शेयर को लेकर। लगातार तेजी है, जिनके पास है मान लीजिए लोअर लेवल्स पर, उनको तो कोई टेंशन नहीं है, वो प्रॉफिट टेकिंग कर लें या फिर अपने स्टॉप लॉस को ऊपर कर लें। लेकिन इस तेजी को देखकर आप क्या कहेंगे? जो नए निवेशक हैं, जिनके मन में आ रहा होगा कि कहीं अभी आगे भी मौका बन सकता है क्या, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? अभी भी हम देख रहे हैं कि अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो बहुत महंगा नहीं हुआ है शेयर ये। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। इनफैक्ट एफआईज ने पिछले 1 साल में अपनी हिस्सेदारी इसमें 1% से बढ़ा के ऑलरेडी 4% की है, जबकि दूसरे स्टॉक्स वो बेच रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपके कैपेक्स साइकिल का जो रिवर्सल हो रहा है उसका लिए बिल्कुल एक प्रॉक्सी प्ले है, और प्लस उनके जो जनरेटर्स हैं, जो साइलेंट जनरेटर्स हैं, वो उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। तो हमने देखा कि दिसंबर क्वार्टर में उनका जो मुनाफा जो करस्पॉन्डिंग क्वार्टर 30 करोड़ था, उससे बढ़ के ऑलमोस्ट 80 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट हो गया है। तो फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और किसी भी गिरावट पर मेरा इस स्टॉक में बाय करने की सलाह रहेगी, क्योंकि अभी स्टॉक इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के चलते काफी बढ़ गया है, बट थोड़ा गिरावट का इंतजार करें और इसको अपनी लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो का हिस्सा बने। तो आप देखेंगे जैसा रिटर्न कम है, जैसे सीमेंस ने दिए, वैसे आपको बिल्कुल किर्लोस्कर ऑयल इंजन भी दे सकता है। ठीक है, किर्लोस्कर ऑयल इंजन पर ये बड़ी खबर, बड़ी ब्लॉक डील और एक बड़े एक्सपर्ट से आपके लिए व्यू भी हमने ले लिया। चलिए शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। बाजार हम देख रहे हैं कि 17,700 के ऊपर टिकने में एक नाकाम कोशिश कर रहा है। थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि ऊपरी सिरों से फिर से प्रेशर बनना शुरू हुआ है। 17,675 के आसपास के स्तर हैं, लेकिन आज वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, ज़्यादा एक्शन नहीं है, और आज दिन भर हम उम्मीद करेंगे कि कुछ इसी तरह का बाजार में माहौल बना रहेगा। अभी कमजोरी है, ब्रॉडर मार्केट से उतने कमजोर संकेत नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा कमजोरी नहीं देख रहे हैं, वहाँ हल्की सी हम सुस्ती देख रहे हैं। और शेयरों के प्रदर्शन में इंडेक्स की जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें ज़्यादा उथल पुथल भी नहीं है। जो स्थिति अभी घंटे भर पहले थी वही है। अडानी एंटरप्राइजेज आज भी लीड कर रहा है 1.5% के गेन से, हालांकि शुरुआती गेंस करीब 3% की आसपास तक के थे। इस शो को यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। आशीष जी, स्नेहा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।